तो ये टॉपिक जिस चैप्टर का पार्ट है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है। दो पार्ट में है चैप्टर, हम तो इसमें फर्स्ट पार्ट ही करेंगे जो कि क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, सबसे पहले पार्टिकल की बात कर लेंगे। पार्टिकल होता क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट हुज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हम बोलेंगे पार्टिकल। पार्टिकल से मिलके क्या बनेगा, सिस्टम। So it is a collection of very large number of particles which mutually interact with one another। ठीक है, देन इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे, तो पार्टिकल्स एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगाएंगे वो कहलाते हैं इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं कि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू फोर्स अगर लगता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये थोड़ा बेसिक से अपन ने बात कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास। तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखो आप, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो। सो इट इज इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट और और आउटसाइड इन और आउटसाइड बॉडी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन और आउटसाइड बॉडी at which at which at which whole mass at which whole mass of a body assumed to be assumed to be concentrated। ठीक है, assumed to be concentrated। समझ में आया। सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन और आउटसाइड बॉडी एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी assume to be concentrated। assume to be concentrated एक्चुअली नहीं होती, बट वी assume that लाइक आप एक रेक्टेंगुलर शेप ले लो, उस रेक्टेंगुलर शेप में हम ये क्या करते हैं, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है वहां पर क्या करते हैं, उसके पूरे मास को क्या मान लेते हैं अपन, सेंटर्ड मान लेते हैं। आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किया होंगे, देखो कोई ब्लॉक होता है, इस तरह से आप कोई ब्लॉक बनाते हो। अब उस ब्लॉक में आप दिखाते हो कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कैसे करते हो, इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा लेते हो, उसमें W इक्वल टू mg कर देते हो। तो अब ये ग्रेविटेशनल आप फोर्स कहाँ पे शो कर रहे हो, उसका इधर मिडिल बिल्कुल सेंटर पे। तो सेंटर पे आपने इसका क्या मान लिया, सेंटर ऑफ मास मान लिया, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी मैं डिफाइन कर दूंगा, जहां पर कि उसका पूरा मास जो है वो सेंटर्ड है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, उस पॉइंट को। वो विद इन द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात करिए अपन ने सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की बात, जो सेकंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये देखते हैं अपन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, इट इज डिफाइंड एज it is defined as a point। ठीक है, it is defined as a point in or outside a body at which ठीक है, at which whole weight of a body weight of a body assumed to be concentrated assumed to be concentrated। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहां तक की बोलो आपको, आ रही हाँ है बात सर। समझ में। ठीक है, अब अपन इसकी जो एक फर्स्ट जो डेरिवेशन है वो करते हैं अपन, है ना। और फर्स्ट डेरिवेशन अपन ले रहे हैं इसमें, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। क्या ले रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखना आप। फर्स्ट जो डेरिवेशन है हमारे पास इसमें, वो है सेंटर ऑफ मास
और ये सब आपके सिलेबस में है, आप चेक कर लेना, मैंने आज ही चेक करा है पूरा, ये सारे जो डेरिवेशन सभी करा रहा हूँ मैं आपके सिलेबस में है, ये है ना। तो हम बात करें सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपन को टू पार्टिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं हम, एक्सिस लेते हैं दो, ये लिया हमने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में ये हमारे पास हो गया इसका ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हो गया। अब टू पार्टिकल सिस्टम है, मतलब ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो ही पार्टिकल है, ऐसा सिस्टम है जिसमें कि दो ही पार्टिकल है, तो दो पार्टिकल है तो उन दोनों पार्टिकल्स को लोकेट कर लो पहले, तो आप लोकेट कर लो। इसमें कहता हूं भाई एक पार्टिकल तो यहाँ पर है, ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल है, इसको मैंने पी से बता दिया, किससे बता दिया, पी से बता दिया। ये मेरा दूसरा पार्टिकल है, इसको मैंने क्यू से, समझना अच्छे से, ये क्यू कर दिया मैंने, और इन दोनों पार्टिकल को मिला के मैंने एक सिस्टम बना लिया, ये सिस्टम बन गया। तो ये मेरा टू पार्टिकल सिस्टम हो गया, दो पार्टिकल का सिस्टम हो गया, जिसमें एक तो आपका हो गया पी, ठीक है, एक तो पार्टिकल मेरा पी हो गया और एक पार्टिकल क्यू हो गया। अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई जो मेरा पी पार्टिकल है उसको मैं उसका पोजीशन वेक्टर देना चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरा पी पार्टिकल है इस पी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लेना चाहता हूं मैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे दे दोगे आप, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। ऐसे इसका क्यू का पोजीशन वेक्टर, ये क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। तो P जो है इसका पोजीशन वेक्टर है, इस तरह से हमने बनाया, ये इसको यहाँ बना दिया, ठीक है। और इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने कर दिया R1 वेक्टर, क्या कर दिया मैंने, R1 वेक्टर कर दिया। इसको कर दिया मैंने R2 वेक्टर, तो मैंने R2 वेक्टर कर दिया। आया समझ में, इसको R2 वेक्टर कर दिया, है ना। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो अब इफ आई सेड एट ओपी वेक्टर, मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा, ओपी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट वाले पार्टिकल, फर्स्ट वाला जो मेरा पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है। मैं कह देता हूँ मेरा जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसका मास क्या है, m1, थोड़ा समझना, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो हो गया, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने कर दिया OQ वेक्टर, OQ वेक्टर इज इक्वल टू हो गया R2 वेक्टर हो जाएगा, और इसका मास कितना m2 है तो इसका मास m2 कर दिया, ठीक है। यहां तक आगे बात समझो, हमें करना क्या है, ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है, इस टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, ये हमें पता करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजन। ये ओरिजन जो है इसके रेस्पेक्ट में हमें पता करना है कि दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी ना उस पे कहीं होगा वो, ये जो दोनों, इन दोनों लाइनों को जो जोड़ेंगे, इन दोनों लाइनों को आप इन दोनों पी और क्यू का आप कनेक्ट करो, इनको कनेक्ट करो, तो पी और क्यू का आपने कनेक्ट करा, तो इनमें कहीं पर बीच में वो, बीच में या कहीं इन्हीं पी और क्यू के जो है, पी क्यू के बीच में कहीं पर वो जो है सेंटर ऑफ मास होगा। तो लेट्स से कि इस जगह इसका सेंटर ऑफ मास है, लेट्स से आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास को मैं किससे बता रहा हूँ, आर से बता रहा हूँ, किससे बता रहा हूँ, आर से बता रहा हूँ, आर से मैंने सेंटर ऑफ मास को बता दिया। अब आर से अगर मैंने सेंटर ऑफ मास को बताया तो इसका मैं पोजीशन वेक्टर भी दे सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये मैंने इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, ये पोजीशन वेक्टर दिया। और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको लिख रहा हूँ आर सी एम वेक्टर, RCM वेक्टर। तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई जो ओ आर वेक्टर है मेरे पास, ओ आर वेक्टर जो है वो ओ आर वेक्टर क्या है, RCM वेक्टर है, क्या है वो, RCM वेक्टर। तो यहां से आप एक बात समझने की कोशिश करना है कि भाई RCM वेक्टर मतलब क्या, RCM वेक्टर मतलब हो गया कि जहां पर कि इन ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। तो हमें क्या करना है, कोई फॉर्मूला निकालना है, और वो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए उस फॉर्मूले में क्या हो, जो पहला m1 मास का जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर आ जाए, मतलब R1 वेक्टर आ जाए, और दूसरा वाला जो है दूसरा वाला कौन है अपना m2 है, और m2 का मास आ जाए, और m2 का पोजीशन वेक्टर आ जाए, मतलब R2 वेक्टर आ जाए। तो ऐसा कुछ RCM का हमको करना है, फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो बहुत इजी तरीका है, बड़ा आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा, मैं करता हूँ, देखो आप, है ना, एक सेकेंड देखो। अगर मैं मास मूवमेंट निकालूं, ये जो पार्टिकल पी पर है और जो पार्टिकल क्यू पर है, जो m1 मास का है और जो m2 मास का है, इनका मास मूवमेंट निकालूं, तो जैसे m1 का मास, m1 के लिए क्या आ जाएगा, मास मूवमेंट m1
और R1 वेक्टर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो, ठीक है ना। और इसे मैं प्लस कर दूं और इसको कर दूं M2 R2 वेक्टर आ जाएगा। ये आ गया, आई बात समझ में यहाँ तक आई। अब बात हो रही है इक्विलिब्रियम की, मतलब ये कोई डिस्टर्ब तो हो नहीं रहा सिस्टम अपना। इक्विलिब्रियम में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये पूरा का पूरा जो दोनों मास है M1 और M2 ये इस R वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट निकालूंगा मैं M1 प्लस M2, और यहाँ पर क्या जाएगा RCM वेक्टर इसके मूवमेंट के बराबर होनी चाहिए नहीं होने चाहिए बोलो ना। ये टोटली तो ना भाई, टोटल मास का मूवमेंट इसके बराबर हो जाएगा। सेपरेट सेपरेट मास के मूवमेंट निकाले तो उनका सम करा तो क्या टोटल मास के मूवमेंट के बराबर नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में होगा ना, हाँ है होगा। ना। तो अगर हमारा एम ये है आरसीएम वेक्टर निकालना, अगर मैं यहाँ पर आरसीएम वेक्टर निकालूं तो आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, M1 R1 वेक्टर एंड प्लस M2 R2 वेक्टर, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास M1 प्लस M2। बोला आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि टू पार्टिकल सिस्टम जो है आपका, टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास की क्या निकाल सकते हो आप, पोजीशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, पोजीशन। आई बात समझ में कि नहीं आई बोलो, आया समझ में, बोलो हाँ बेटा, सर है समझा। ना। अगर मैं ये कहूं, आप ऐसा करना, आप एक चीज सॉल्व करके देख, आप ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अगर दो बॉडीज ले लें अपन इक्वल मास की, मैं एक केस बता रहा हूँ कि अगर मैं दो बॉडीज ले लूं इक्वल मास की, M1 = M2 कर लूं, अगर अपन दो बॉडीज ले लें इक्वल मास की, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो भाई सेंटर ऑफ मास उनके बीच में कहीं पर होगा, है कि नहीं। अगर मैं ये लकड़ी एक एक मान लो वुड है ये पूरी पी से लेके क्यू तक, ठीक है, अगर यहाँ पर इसके यहाँ पर अगर सेम मास लगा दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट होगा, तो कहाँ लोकेट होगा देखो, M1 = M2 रख दो तो आरसीएम वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, आरसीएम वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना जरा आप, M1 M2 कर दो, M1 = M2 कर दो तो क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, उसके मिड में आ जाएगा। आई बात समझ में बोलो, हाँ हाँ ठीक है। सर समझ। तो ये तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम अपन ने निकाला है। किस फॉर्म में निकाला है अपन ने, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, यानी वेक्टर की फॉर्म में निकाला है। अगर यही चीज अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालूं, यही पॉइंट अगर अपन किस में निकाले, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा देखो, बहुत आसान है, आसान तो है, आप देखना। अब मैं कहता हूं जो P वाला पॉइंट है, P वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1 y1, P पॉइंट पे जो मेरा पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्यू पर जो मेरा पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और जो मेरा सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट है xcm एंड ycm। आई बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर है बात, हाँ है सर। ना। तो अब मैं ये कहूँ, देखो मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई एक्स एक्सिस की, अब मुझे और एक्सियम, सर एक मिनट आप प्रीवियस स्लाइड में हाँ, जाओगे। आप एक चीज नोटिस करो। अब मुझे अगर सेंटर ऑफ मास के, अगर ये सेंटर ऑफ मास मेरा आरसीएम वेक्टर है, तो आरसीएम के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने होंगे आरसीएम, तो आरसीएम के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे, एक्ससीएम और वाईसीएम, यही कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे, यही होंगे ना। तो हाँ मुझे क्या ये करना पड़ेगा, एक्ससीएम वाईसीएम निकालना पड़ेगा। तो एक्ससीएम एक्स वाला देखो, एक्स के लिए मूवमेंट में निकालूंगा तो क्या जाएगा, M1 x1 + M2 x2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मैं ये लिख सकता हूँ ना, M1 x1 और प्लस क्या हो जाएगा M2 x2, और इनका ये जो है टोटल मूवमेंट, टोटल मास, देखो M मतलब मास है, मास मूवमेंट, ये टोटल मास मूवमेंट किसके बराबर होना चाहिए, एक्ससीएम, और टोटल मास कितना हो रहा है M1 + M2, इसके बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहाँ से अगर मैं एक्ससीएम निकालूंगा तो एक्ससीएम = कितना जाएगा, M1 x1 + M2 x2, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बोलो, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बोलो, डिवाइड बाय M1 + M2। आइए बात नहीं आई समझ में, ठीक है। ऐसे अगर मुझे वाई सी एम निकालना हो तो वाई सी एम का फॉर्मूला क्या होगा, M1 y1 + M2 y2 एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर M1 + M2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर मैं कहूँ हाँ जेड कोऑर्डिनेट भी है, जेड सी एम भी बताओ मुझे, तो जेड सी एम भी कर दो, M1 z1 और प्लस क्या आ जाएगा M2 z2, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, M1 + M2 आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए आपके पास। अगर मैंने इसको ZCM भी लिख दिया तो यहाँ पे ZCM भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा कर दो, ZCM आ गया।
तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आ गए और आपके वेक्टर फॉर्म में भी आ गया। तो ये किसका है, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए आया। बोलो आया समझ में? आपके नोट्स दे, आपके सिलेबस देख लेना, उसमें सारा ये दे रखा है आपके, है ना? ये हाँ समझ में सर। आया? तो ये तो बात करी मैंने टू पार्टिकल सिस्टम की। अगर मेरे पास आ जाए एन पार्टिकल सिस्टम, यानी मैं कहूं कि भाई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम क्या है, एन पार्टिकल सिस्टम है। तो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा, तो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं। देखो आप, तो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या करेंगे हम, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए देखो टू पार्टिकल, सॉरी टू पार्टिकल के लिए अपन ने निकाला था, ये टू पार्टिकल के लिए आरसीएम वेक्टर निकाला था। तो यहाँ पर भी करते हैं अपन आरसीएम वेक्टर, पर एन के लिए क्या करोगे आप, तो एम के लिए क्या आ जाएगा, M1 R1 प्लस M2 R2। फिर ऐसे ऐसे ही करते रहोगे, सारे एन नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो प्लस क्या आ जाएगा, MnRn आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं जाएगा, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, ये Mn R1 वेक्टर, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास M1 प्लस M2, ठीक है, और प्लस डैश 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 प्लस Mn। आया समझ में? और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये आ जाएगा MI RI वेक्टर, और डिवाइड बाय आ जाएगा आपका समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये आ जाएगा आपका MI। आया समझ में? तो ये हमने करा है एन पार्टिकल का अगर सिस्टम हो, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आरसीएम वेक्टर। बोलो आया? ये तो किसके लिए करा आपने, वेक्टर फॉर्म के लिए करा। यही अगर मैं किसके लिए करना चाहूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो कोऑर्डिनेट में कैसे लिखोगे आप, तो कोऑर्डिनेट में आप करोगे एक्स सी एम, तो एक्स सी एम इज इक्वल टू कितना जाएगा, सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, यहाँ पर क्या जाएगा MI XI आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय इधर की तरह आउट डिवाइड क्या है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके, और यहाँ एन आ जाएगा, और ये MI आ जाएगा। ठीक है, ये XCM आ गया। अगर YCM लिख रहा हो एन के लिए, तो सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ठीक है, और ये MIYI आ जाएगा, और डिवाइड बाय सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ठीक है, और ये MI हो जाएगा। बोलो आया समझ? जैसे Z के लिए भी लिख सकते हो, यू कैन राइट फॉर Z ऑल्सो, Z के लिए भी आ जाएगा। क्लियर है बात? आया समझ में?